नमस्कार। आज हमें जो पढ़ना है दैट इज़ द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात हम लोगों ने पिछली बार की थी, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हमें आज बात करनी है। तो ज्योमेट्रिकल तरीका है इसका और एनालिटिकल तरीका है। एनालिटिकल तरीका भी आपसे पूछा जाता है डेरिवेशन में अलोंग विद द न्यूमेरिकल। तो आप देखें यहाँ पर मेथड ऑफ फोर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम ये है आपका। तो पैरेललोग्राम एक तरह का एक 4 साइड्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप ऐसा समझें कि से यहाँ पर इस डायग्राम फिगर नंबर 1 में देखो तो यहाँ F1 है तो उसके सामने की साइड बराबर है और यहाँ F2 है तो उसके सामने की साइड बराबर है। ठीक है, एंगल का ऐसा है कि ये दो एंगल अपोजिट एंगल बराबर होंगे और ये दो एंगल जो होंगे ये बराबर होंगे और इन सब का सम जो होगा वो 360 होगा, जो कि एक 4 साइडेड बाउंडेड मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है और F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा है। ये सब याद रखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आगे हम इन एंगल्स को भी इम्पोर्टेंस देंगे, इनकी भी वैल्यू को निकालने की की आवश्यकता हमको होती रहेगी। तो अब हम F1 और F2 को अगर अगर हटा दें तो उनकी जगह पर एक रिजल्टेंट R यूज कर सकते हैं। तो R इज़ द रिजल्टेंट ऑफ F1 F2। ओके, यानी F1 F2 दो फोर्स की बजाय अगर एक फोर्स कोई मानना हो तो हम उसको R को वो एक अकेला फोर्स मानेंगे। तो R इज द रिजल्टेंट फोर्स और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी F1 यानी कि से मान लो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से उसका जो एंगल है दैट इज द अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड फोर्स F1 या x एक्सिस के फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? F1 और F2 यानी दो फोर्स आपने ले रखे हैं उनके बीच का ये एंगल है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमको समझ में रखनी है। अगर हमें ज्योमेट्री को अप्लाई करना है तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ को कैसे बनाएँगे? देखो, आप फिगर नंबर बी में आओ। तो फिगर नंबर बी में आप आओगे, देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट 0 है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो 0 से ए जो है वो F1 के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। जैसे मान लो हमने F1 का मैग्नीट्यूड है कुछ 3 न्यूटन, तो हमने 3 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस बना दिया, तो OA जो है वो 3 सेंटीमीटर का हो गया। ऐसे ही OB जो है मान लो वो 4 सेंटीमीटर का है उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो OB आपका F2 हो गया। तो OA F1 है, OB F2 है। फिर आपने एक रिजल्टेंट दिखाया OC, उसकी डिस्टेंस है कुछ, तो R डिस्टेंस है। फिर हमने क्या किया, C से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो C से जब नॉर्मल ड्रॉ किया और साथ ही साथ A को आगे एक्सटेंड किया, तो जो ये आप जो डैश्ड पोर्शन देख रहे हो ये वो पोर्शन है जो कि ओरिजिनली था नहीं, हमने ज्योमेट्री के थ्रू इसको बनाया है ताकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो C से नॉर्मल ड्रॉ किया और O से आगे बढ़े तो D पॉइंट पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं, तो ये हमारा एक और ट्राइंगल, एडिशनल ट्राइंगल यहाँ पर ADC यहाँ पर बन गया। यहाँ पर एक ट्राइंगल ADC आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर कर दिया है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, देखो थोड़ा-सा जब आप इस तरह के डायग्राम बनाएँगे एग्ज़ाम में, तो आपको इस बात की आवश्यकता रहेगी कि आप उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन ज़रूर करें। ये शो करता है कि आप उस डायग्राम के बारे में जानते हो और सिर्फ़ ऐसा नहीं खाली गणित करना रट लिया है। यू नो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल ज्योमेट्री। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, फिगर 1 इज द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट आर ऑफ टू को-प्लैनर कंकरेंट वेक्टर्स F1 एंड F2। तो आपने यहाँ पे इसको हाईलाइट आप कर सकते हो, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पर हम को-प्लैनर कंकरेंट वेक्टर्स जो कि फोर्स हैं F1 F2 को का रिजल्टेंट R जो है इस R को देख रहे हैं। फिगर 2 या फिगर बी जिसको यहाँ पे लिखा गया है इज द similar structure and will be useful to calculate the analytical expression of R in term of F1 F2। तो फिगर नंबर 1 is the original structure and फिगर नंबर 2 और फिगर B is the structure which is constructed, जिसको बना रहे हैं हम इसलिए ताकि हम उस पर एनालिटिकल रिजल्ट आपके लगा सकें। तो अब देखो प्यारो, यहाँ पर कुछ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। एक ट्रायंगल है ODC। ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ से लेकर के जो पूरा ये जो ट्रायंगल है ये आपका ODC ट्रायंगल है। ये आपका ODC ट्रायंगल जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये ट्रायंगल है ODC। तो ODC राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो OC यानी हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर CD स्क्वायर और OD स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी। देखो आपने क्या लिखा है, हाइपोटेनस है OC स्क्वायर का जो सम है इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, बौद्धायन प्रमेय है ये हमारी। तो OC को अगर फिर से हम डायग्राम में देखें, OC तो R माना है आपने, OC क्या था? रिजल्टेंट था ना। O से लेके C तक का जो वैल्यू था वो आपका रिजल्टेंट था। तो आपने OC को देखो यहाँ पर R माना है, तो आपने OC की जगह पे R स्क्वायर रख दिया। अब आपका CD क्या है? ये जो डिस्टेंस है CD, ये
तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन जो ओडी है इसमें दो चीज़ें हैं, एक ओ से लेकर के ए तक की दूरी है और फिर ए से लेकर के डी तक की दूरी है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर किया भी गया है। आप देखो यहाँ पर आपने ओडी को ओ ए प्लस ए डी में ब्रेक कर दिया और सी डी को वैसे का वैसा रखा, ठीक है। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ ए डी रख दोगे और सी डी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करोगे, ओ ए स्क्वायर इधर रखा, ये 2 वाला टर्म इधर ले आए और जो ए डी था उसको इधर ले गए, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को एक साथ ले गए। अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की भी हमारे सामने एक स्थिति बिल्कुल साफ है। देखो जरा इसको मैं साफ कर दूं। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में ओ ए और सी डी की बात है, तो ओ ए तो ये है, देखो एक मिनट हमारे पास क्या चाहिए, इस ब्रैकेट से ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर चाहिए। आप देख रहे हो ना, यहाँ जो आखिरी ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट है, इसमें ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है। कहाँ हमारे पास है, ये देखो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये ए डी स्क्वायर ये है और सी डी स्क्वायर ये है। तो बेसिकली हमारा ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था ए डी सी, इसकी बात चल रही है। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर भी हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर है जो कि ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा है, उसको उसकी जगह पे आप ए सी स्क्वायर रख सकते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब ऐसा रख दिया तो आपके पास ओ ए स्क्वायर टू ए ओ ए डी ए सी स्क्वायर ये सब आ गई वैल्यू। अब हम इनकी वैल्यूज को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सो दैट कि हम कॉस और साइन के टर्म में चीज़ों को रख सकें। जरा ए डी की पोजीशन को देखें एक बार फिर से, आपको ए डी की पोजीशन को देखना है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, और आपको ए डी की पोजीशन को, ये वाली पोजीशन को देखना है। देखो भाई ये कुछ ऐसा है, इसको मैं अगर मैं ऐसा कहूँ, एक मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये है एक ए डी, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स है जिसका नाम है F2, मैग्नीट्यूड है उसका। अगर, और ये एंगल भाई कितना है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अगर हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो दूरी होगी, इसको मान लो ऐसा है कुछ यहाँ तक है कि इसका प्रोजेक्शन डी पे खत्म हो रहा है, तो ये जो पूरी दूरी होगी ए डी दूरी होगी, कितना होगा F2 कॉस थीटा। और जो ये वाली वैल्यू होगी वाई एक्सिस पर, अगर उसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा। प्रोजेक्शन इस तरह से हम लेते हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है वो F2 कॉस थीटा होता है, जिसके साथ थीटा लगा होता है, जिन दो साइड के साथ थीटा जुड़ा होता है वो कॉस के साथ जुड़ते हैं, और दूसरा वाला साइड साइन के साथ जुड़ता है। मतलब अगर मान लो कोई साइड ऐसे होती और ये आपकी एक्सिस होती और थीटा यहाँ होता, तो इसका प्रोजेक्शन, इसको आप F2 कॉस थीटा लेते और इसको F2 साइन थीटा लेते। याद रखना, थीटा जिन साइड से जुड़ा होता है उसी साइड पे जो प्रोजेक्शन पड़ता है वो प्रोजेक्शन कॉस का होता है। तो अगर इस बात की पुष्टि आपको हो चुकी है, इस बात को आप संतुष्ट हैं, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, और ए सी कुछ और नहीं है, ए सी असल में F2 ही है। तो आपने क्या किया, ए डी की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और तो आपने ए डी वैल्यू रखी, तो ये ए सी कॉस थीटा हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। और अब हमारे पास क्या है, ओ ए जो है वो F1 है, डायग्राम में आप देख सकते हो, ए सी जो है वो F2 है। तो आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1, ये पूरा हो जाएगा F2 कॉस थीटा, बिकॉज ए सी इज द F2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा F2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास एक फाइनल फार्मूला आ गया है रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट का फार्मूला है आर बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 कॉस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल रिलेशन। यहाँ पर इस पिंक बॉक्स के अंदर आपको साइन के भी कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, और सी डी और F2 साइन थीटा का ये वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पे देखा, मैंने बताया था आपको, अगर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन में अगर ए डी जो है ये वाला टर्म अगर F2 कॉस थीटा का होगा, तो अगर हम यहाँ पर ऐसा एक कोई एक्सिस बनाए, वर्टिकल एक्सिस, तो इस वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू F2 साइन थीटा की होगी, जो कि इसके बराबर होगी F2 साइन थीटा के। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सी डी जो है वो F2 साइन थीटा होगा। अब एक चीज और है भाई, ठीक है ये तो मालूम चल गया, लेकिन ये जो रिजल्टेंट आया है, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पूछे वापस जाना होगा। आप देखो अब हमारे पास एंगल है, थीटा की वैल्यू निकालना, जो कि जो नया रिजल्टेंट आया है इसकी F1 से दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए आपको उसी ट्राइंगल में क्या करना पड़ेगा, टैन लगाना पड़ेगा, टैन अल्फा। तो टैन अल्फा अगर ट्राइंगल में देखोगे तो सी डी अपॉन ओ डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, ऐसे है, इस तरह से है, यहाँ पर ये आपका O है, ये आपका D है, ये आपका C है, ये वैल्यू है अल्फा। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लेंथ अपॉन बेस, ये होता है, हाँ ये होता है। तो सी डी आपके पास ये वैल्यू दी गई है सी डी,
और ओडी आपके पास ये है। तो ओडी में क्या है, ओडी में यहाँ पर भी एक ए है, तो ये वैल्यू आपकी F1 है और ये वाली जो है वो F2 कॉस थीटा है। तो आपने वही लिख दिया है F1 प्लस F2 कॉस थीटा यानी OA प्लस OD। और CD क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है कि F2 साइन थीटा होता है, तो आपने F2 साइन थीटा यहाँ पर शो कर दिया। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू शो कर दी और tan अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, ये है। अच्छा ये देखो एक चीज़ और है, एक और सिचुएशन है जो कि आगे कोशिश करेंगे कि इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर पाएँ। उसमें ये कहा जाता है कि इस सिस्टम को देखो, यहाँ एक मास्टर चेन है, मान लो ये हमारी मास्टर चेन है, मोटी सी चेन है, और कई चेनें हैं, जैसे ये चेन नंबर 1 है, चेन नंबर 2 है, चेन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 5 चेनें हैं जो इस एक चेन से जुड़ी हुई हैं और ये सारी चेनें खींच रही हैं। तो यहाँ पर F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 और F5 इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उन सबको बैलेंस किए हुए ये हमारा F0 फोर्स जो मास्टर वाला चेन है उसका फोर्स। तो इसको कैसे हम बैलेंस, इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसका तरीका ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम दिखाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे फोर्स हैं, तो हम उनको बारी बारी से उनका रिजल्टेंट निकाल करके एक फाइनल रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास 3 फोर्स हैं, F1, F2 और F3। यहाँ तो 5 दिखा रहे हैं, मान लें हमने 3 फोर्स लिए हैं। F1, F2, F3 की दिशाएं आपको दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लिया, मान लो FR डैश, भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, F1 F2 को निकाल करके आपने FR डैश बना दिया। फिर अब आपके पास एक नया फोर्स आ गया FR डैश। अब थोड़ी देर के लिए आप F2 को भूल जाइए, F1 को भूल जाइए, आप सोचिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स FR डैश है। अब आप FR डैश और F3 को 2 फोर्स मानिए, मतलब एक फोर्स मानिए F3 और एक फोर्स मानिए FR डैश और एक फोर्स है F3। इनका रिजल्टेंट आप निकालिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा और मान लो वो है FR। आप देखोगे कि जो FR है ये असल में F0 से बैलेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक बार नहीं अप्लाई किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम 2 सेट ऑफ फोर्सेस के लिए अप्लाई किया, उनका रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट को फिर दूसरे फोर्स के साथ एसोसिएट किया, फिर उसका रिजल्टेंट निकाला। अगर मान लो यहाँ कोई और फोर्स भी होता, F4 भी होता, तो फिर आप इस FR को उसके साथ एसोसिएट करके एक नया रिजल्टेंट निकालते, और मान लो फिर भी कोई फोर्स यहाँ होता तो उसको इसके साथ जोड़ करके फिर उसका एक नया रिजल्टेंट निकालते। इस तरह से आप सेट बाय सेट फोर्सेस के ऊपर रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। आपको ये तरीका कैसा लगेगा? बार-बार वही पैरेललोग्राम को अप्लाई करना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक जो और तरीका होता है, वो ये होता है कि बहुत सारे फोर्स हमारे कहीं काम कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम वहाँ पर रिज़ॉल्व कर देते हैं, अपने सारे फोर्सेस को रिज़ॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये आगे हम लोग करेंगे। ये डिस्कशन मैंने आपके साथ इसलिए किया क्योंकि सिर्फ़ अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ही बार-बार यूज़ करें, तो भी हम अपने बहुत सारे फोर्सेस को उसका रिज़ॉल्व उसको उससे हम रिजल्टेंट वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बार-बार इसको यूज़ ना करें, एक जनरल मेथड यूज़ करना चाहें, तो वो भी जनरल मेथड हम लोग आगे यूज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग एक और मेथड की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है मेथड ऑफ ट्रायंगल। मेथड ऑफ ट्रायंगल, जैसे मेथड पैरेललोग्राम मेथड है फोर्सेस के लिए, वैसे ट्रायंगल मेथड है। देखो यहाँ पर समझें, इमेजिनेशन देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 फोर्स हैं, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, उनके बीच का एंगल थीटा है। आप क्या करें, आप इसमें ये जो दोनों के एरो तो आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट एरो है, इस F2 को थोड़ा सा शिफ्ट करो, F2 को शिफ्ट करो। F2 को आप शिफ्ट करोगे तो आपका जो F2 है वो यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। इसको यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। तो हमने F1 के हेड पर F2 का टेल रख दिया, एंगल थीटा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो एंगल थीटा था, तो वो तो एक लाइन को कट कर रही है, 2 पैरेलल लाइन है, तो थीटा एंगल इस तरह से होगा। अब आप क्या करोगे, जब ये स्ट्रक्चर बन गया है तो यहाँ पर अब आप एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर रिजल्टेंट R ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो रिजल्टेंट है, सॉरी, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू अल्फा है। जो फोर्स था पहली पोजीशन वो वैल्यू थीटा थी, लेकिन आप जो रिजल्टेंट बना रहे हो इसकी वैल्यू अल्फा है, ये वैल्यू थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है। हमें R निकालना है, F1 F2 यहाँ पर है। तो एक कोसाइन लॉ होता है, जरा इसको समझिएगा, कोसाइन लॉ होता है। तो हम यहाँ पर कोसाइन लॉ को यूज करेंगे। देखो कोसाइन लॉ में, कोसाइन लॉ एक तरह से समझ लो कि पाइथागोरस का जनरलाइजेशन है। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमें ये एंगल दिख रहा है 180 माइनस थीटा, इसके सामने वाली साइड है R, तो हमें R ही एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसको कैलकुलेट करना है उसके सामने वाला एंगल आप ले लो, तो यहाँ 180 माइनस थीटा आपके पास है। फॉर्मूला क्या है, R को छोड़ दो,
बाकी की जो 2 साइड है उनका स्क्वायर जोड़ दो। तो यानी कि आपको F1 का स्क्वायर जोड़ देना है, यानी कि ये OA का स्क्वायर, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ OA का स्क्वायर ले लो। उसके बाद फिर AB का स्क्वायर ले लो और फिर उसको माइनस कर दो जिसके सामने का एंगल है, यानी कि OB का स्क्वायर माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 2 टाइम जो OB के अलावा है OA टाइम AB, इस तरह से कर दो। तो कॉस थीटा जो साइड आपने लिया उसके जिस साइड को कैलकुलेट करना है उसके सामने वाला एंगल आपने ले लिया, तो यहाँ पे देखो लिखा है cos 180 माइनस थीटा बराबर OA स्क्वायर F1 वाली साइड, AB स्क्वायर F2 वाली साइड, OB स्क्वायर जिसके सामने का एंगल है उसका माइनस साइन, और ये OA को आपने यहाँ पे रख दिया, AB को आपने यहाँ पे रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, कुछ मिला के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, तो 2AB cos 180 माइनस थीटा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर जो कि R है, ये तो R था, R स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो R OA ये है हमारा F1, AB ये है हमारा F2, 2 टाइम OAB cos 180 माइनस थीटा, वो आपने सारी वैल्यू रख दी, तो R की वैल्यू आपको यहाँ पर इस तरह से मिल गई। तो आपको R की वैल्यू जो मिली है वो क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू R। ये आपकी यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। अब अगर अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो अगेन हम एक और यहाँ पर साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल जो होता है वो सिंपली ऐसे कहता है कि भाई जो एंगल आप ले रहे हो उसका साइन और उसके सामने वाले साइड का रेशियो बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया साइन अल्फा, ये साइन अल्फा ये वाला, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, AB, तो साइन अल्फा के सामने वाला साइड AB, ये किसके बराबर होगा, अगर आपने लिया साइन 180 माइनस थीटा तो उसके सामने वाली साइड है OB, ये होगा। तो इस तरह से रूल डिफाइन होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है साइन 180 माइनस थीटा के सामने वाला साइड R, साइन अल्फा के सामने वाला साइड AB, और AB F2 है, तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर हो जाएगा F2 बाई R साइन 180 माइनस थीटा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स F2 बाई R साइन 180 माइनस थीटा। ये तरीका है जिसकी सहायता से हम अल्फा यानी जो आपका राइट एंगल जो आपका जो ट्रायंगल लॉ है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एनालिटिकल मेथड भी देखा और ट्रायंगल जो लॉ है उसका भी एनालिटिकल मेथड देखा, हमें फार्मूले भी यहाँ पर मालूम चल गए हैं। दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं कई बार सीधे इन फार्मूलों के एप्लीकेशन पर ही आते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सीधा इनके फार्मूलों के एप्लीकेशन पर ही वो सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, पैरेललोग्राम की जगह पर ट्रायंगल के फार्मूले को नहीं कंफ्यूज करना है, ये बहुत ही क्लियर कट केस होता है नॉर्मली। इसके बाद फिर क्या है, अगर हम और अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स और ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और थ्योरी की कुछ जरूरी चीज़ें जान लें ताकि आगे जो न्यूमेरिकल करें तो हम इनको यूज करने के लिए ऐसा ना हो करें हमने पढ़ा नहीं तो फिर से इसको पढ़ते हैं। सिंपल से लॉजिक है एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स सिस्टम के और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के। तो उसको पढ़ने के बाद देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन। लेट अस सी व्हाट आर दीज फोर्स सिस्टम। मोर डिटेल अब हमें पढ़ना है अबाउट द फोर्स सिस्टम। इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। आप जरा यहाँ पर देखो साइड में एक ब्लॉक है, ये हमारे पास इसका कुछ मास होगा और ये किसी फिक्स सरफेस पे लगा हुआ है। इस पे जो साइड पे जो लाइनें बनी है फिक्स सरफेस को दिखा रही हैं। हमने क्या दिखाया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक फोर्स जो है P काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम हॉरिजेंटल के साथ देखें तो ये हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर ये है। अब क्या हो रहा होगा जब हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से इसको पुल कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन फोर्स भी होगा। अब रिएक्शन फोर्स इसके अंदर होगा, रिएक्शन फोर्स जो है इसके अंदर चारों तरफ डिस्पर्स हो रहा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं आपस में, उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपस में बॉन्डों के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा P है एक्शन, तो उसका एक रिएक्शन फोर्स इस मटेरियल के अंदर डेवलप हो रहा होगा। लेकिन अभी हम उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक रिजिड बॉडी मान रहे हैं। रिजिड बॉडी मानने का मतलब है हम एक ऐसी बॉडी मान रहे हैं जिसमें इलांगेशन नहीं हो रहा, खिंचाव नहीं हो रहा है, कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा है कि बाय द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर रिजिड बॉडी, मतलब जो लगाई जाती है, नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सम इंटरनल फोर्स डेवलप्ड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनली, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो एक दूसरा टॉपिक है आपके पास मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जहाँ आप मटेरियल की मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, इसमें इलास्टिसिटी वगैरह की बात होती है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हमने फोर्स लगाया तो इंटरनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आते हैं अपने उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम देखना चाहते हैं।
बच्चों जरा इस डायग्राम को देखो। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक कार है ना? यहाँ एक कार है और आपके पास उस कार पर 2 तरह से फ़ोर्स लगाया जा रहा है। आप देखो ज़रा पहला डायग्राम देखो, यहाँ पर एक फ़ोर्स काम कर रहा है, कार के ऊपर पुश किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कार को पुश कर रहे हो। दूसरी तरफ क्या है, कार को हम क्या कर रहे हैं, कार को हम पुल कर रहे हैं। ये कार को पुल कर रहे हैं, यहाँ कार को पुश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हम पुश कर रहे थे वो एक लाइन ऑफ फोर्स था, लाइन ऑफ एक्शन था, ये वाला था। तो हम जिस लाइन ऑफ एक्शन पे पुश कर रहे थे, हम उसी पर अगर पुल करें तो इन दोनों एक्टिविटी में कोई भी अंतर नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि जो ये पुश एक्शन है और जो पुल एक्शन है ये दोनों सेम है। ट्रांसमिशन मतलब हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि लाइन ऑफ जो फोर्स है वो कॉमन है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको इस तरह से फोर्स लगाओ या इसी लाइन में आगे करके आप ऐसे फोर्स लगाओ, ये दोनों ही फोर्स 1 और 2 ये दोनों ही फोर्स जो है आपके इक्वली वैलिड हैं। इस बॉडी के ऊपर ये दोनों ही फोर्स इक्वली वैलिड आपके कहे जाएंगे। इसके बारे में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है अ फोर्स में बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन। ओके, जस्ट लेट मी इसका हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अ फोर्स में बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सटर्नल टू द रिजिड बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है, सिंपल सी बात कह रही है कि अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन है तो उस लाइन ऑफ एक्शन पर हम अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को किसी पॉइंट पे लगाएं, उसका वही असर होगा जो कि पहले लगाए हुए फोर्स का रहा होगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप फोर्स को पुश कर रहे हो या फोर्स को पुल की तरह से ले रहे हो। जस्ट इसको एक चीज़ और तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और तरीके से इसको देखा जाएगा। मान लीजिए आपके पास बॉडी है और बॉडी पर पॉइंट ए है जिस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ एक फोर्स है जो पॉइंट ए पे लगाया जा रहा है और ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। अब हमने एक कोई अंदर पॉइंट माना बी। अब देखो जब हमने बाहर से इस पे मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो हमने इस पे एक फोर्स ऐसे लगाया, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ इस तरह से, सपोज हमने पॉइंट को भी इसको एफ को ए पे लगाया, तो क्या हुआ, इसके अंदर पॉइंट बी पर भी एक ऐसा फोर्स काम करेगा जो एफ की दिशा में होगा, बाहरी फोर्स भी महसूस होगा और बी पर एक उसका रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होगा। अब अगर आप देखिए तो बाहर का फोर्स और जो रिएक्शन फोर्स है वो तो एक दूसरे को नलीफाई कर सकते हैं, तो अगर नलीफाई कर देंगे तो बी पे फोर्स बचेगा और बी पे आपने फोर्स को ऐसे दिखाया। तो आपने क्या दिखाया इस पहले फिगर में, जहां आप एक फोर्स पॉइंट ए पे दिखा रहे थे, वहीं इस आखिरी फिगर में आप एक फोर्स इसी दिशा में पॉइंट बी पे दिखा रहे हो। तो आपने फोर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट कैसे कर दिया, कर सकते हैं बिकॉज दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा था। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फोर्स को उसी लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या होता है, यहाँ पे लिखो है सिंपली दिस प्रिंसिपल रिमूव द नेसेसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पूरी प्रोसेस में खास बात आप ये देखने को पा रहे हो कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात है वो खत्म हो गई। पहले केस में हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था, पॉइंट ए को हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया था। मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें जरूरी होती है फोर्स के बारे में डिफाइन करने में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। तो इस केस में लाइन ऑफ एक्शन तो है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन एक चीज की जरूरत खत्म हो रही है, पॉइंट ऑफ एक्शन की, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे आप चाहे पॉइंट ए लो, चाहे सी लो, चाहे बी लो, चाहे डी लो, चाहे ई लो, कोई भी पॉइंट ले लो, आपका जो फोर्स ए पे है वही फोर्स इन सारे पॉइंट पर भी उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड से यहाँ पर आपको लगाया जा सकता है, लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि फोर्स में बी कंसीडर्ड एज स्लाइडिंग वेक्टर, यानी स्लाइडिंग वेक्टर की तरह से यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है। स्लाइडिंग वेक्टर क्यों कह रहे हैं, जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स जो पहले पॉइंट ए पे था, पहले फोर्स इसको डायरेक्शन ऐसे कहते हैं, फोर्स पहले पॉइंट ए पे था, वो खिसक करके कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पर, उसी डायरेक्शन, उसी मैग्नीट्यूड, उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे आगे जस्ट वो शिफ्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जरा समझे, अगर हमने यहाँ पर देखो इस दूसरे डायग्राम में एक बॉक्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर F1 लेफ्ट डायरेक्शन में है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे एक्शन राइट डायरेक्शन में है, इस तरह से है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट माने तो हम इस F1 को इसी लाइन पे आगे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से,
और इस F2 को इसी लाइन पे आगे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, F1 और F2 दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मान लो अगर सेम है, अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर भी दूसरे को कैंसिल होते करते हुए दिख रहे हैं और वैसे यहाँ पर भी आप कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर सकते हो, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हम क्या मान रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस में हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जब बॉडी के ऊपर इस तरह का फोर्स F1 F2 लग रहे हैं, तो बॉडी किसी भी लिहाज में एक्सटेंड नहीं हो रही है, वो फैल नहीं रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने लगाया तो ये थोड़ा सा इधर खिंच गई और ये थोड़ा सा इधर खिंच गई। ऐसा नहीं हो रहा है कि खिंचाव की वजह से इस बॉडी का ओरिजिनल शेप जो है इतना बदल गया, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कंप्रेस हो गया, ऐसा नहीं कर रहे हो आप बॉडी को कि इस फोर्स F2 से एक कंप्रेस हो गया, F से ये कंप्रेस हो गया। क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को मान के चल रहे हैं कि वो रिजिड बॉडी के केस में अप्लाई हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि रिजिड बॉडी के अजम्पशन के तहत ट्रांसमिसिबिलिटी का जो ये पूरा प्रिंसिपल है काम करता है। अगर इलास्टिसिटी, इलांगेशन, कंप्रेशन ये सब कहेंगे तो हम इस प्रिंसिपल को इतनी आसानी से, इतने केयरफुल तरीके से नहीं अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। I hope you got the point. Okay, our principle is most useful to discuss the condition of the equilibrium motion of rigid body and to calculate the external force. But for the calculation of internal and deformation of body, this is not useful. ठीक है, उस केस में हम इस principle of transmissibility को नहीं यूज कर पाएंगे. This is the condition. हम सवाल पढ़ते हैं. Resultant of 3p and 2p is r. ठीक है, दो फोर्स है यहाँ पर, एक 3p है एक 2p है, उसका रिजल्टेंट r है. इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, ठीक है, पहला फोर्स डबल हो गया, द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल, रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस. तो हमारे पास एक फोर्स मान लो इधर है F1, दूसरा फोर्स इधर है F2, इनके बीच का डिस्टेंस है थीटा और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है r. F1 की वैल्यू है 3p, F2 की वैल्यू है 2p. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा. ये हमारे पास वैल्यू है. तो r स्क्वायर नहीं तो अंडर रूट लगा दिया ना. तो ये हो जाएगा 3p का स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, 3 6 2 12, 12p स्क्वायर कॉस थीटा. तो r की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास. तो अब इसको हम जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 4 13, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा. ये वैल्यू आ गई. ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जो फोर्स है, यानी अब की बार जो फोर्स है F1 वो 2 टाइम्स हो गया, तो F1 डैश कह दे, तो 2 टाइम मतलब 3p का 2 टाइम, तो 3p का 2 टाइम हो जाएगा 6p. और जो F2 है वो उतना ही रह गया, 2p रहेगा, लेकिन रिजल्टेंट जो है r डैश हो जाएगा, वो 2 टाइम r हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे, आपके पास r डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट F1 डैश का स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 डैश F2 कॉस थीटा. ये वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 6p, 6 छंग 36, तो 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24p स्क्वायर कॉस थीटा. यहाँ से ये वैल्यू आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 4 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा. और ये आपका कितना है, r डैश जो है उसकी जगह पे आ गया 2r. अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि एंगल निकालो. अब आपको क्या एंगल नहीं चेंज होगा, नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा है कि वेक्टर बढ़ गया तो वेक्टर दोगुना हो गया, बस इतना हुआ. उस हिसाब से r भी आपका दोगुना हो गया, इस तरह से हुआ है. तो एंगल में कोई चेंज नहीं, एंगल थीटा था, थीटा है. तो अब आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन देखो, r की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो. r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू आप ये रख सकते हो, जो 3 ये है. तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम अंडर रूट 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा. ये हो जाएगा 4. अगर हम स्क्वायर करें, अब आप कहोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो जाएगा 4. और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 13p स्क्वायर 12p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 40p स्क्वायर 24p स्क्वायर कॉस थीटा. यहाँ पर थोड़ा सा हम अपनी मैथमेटिक्स को और अच्छे से कर सकते हैं. लेट मी चेंज द कलर. अगर हम 4 को यहाँ से डिवाइड कर दें तो जाएगा 10, 4 छंग 24, 6p स्क्वायर. तो यहाँ पर बचेगा 13p स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर ये हो जाएगा, और इधर बचेगा 6p स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 12p स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ व्हाट विल वी गेट, यहाँ से आपको मिलेगा -3, नहीं यहाँ से प्लस 3p स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा -6p स्क्वायर कॉस थीटा। तो p स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा -1/2 कितना होता है, 60 9 6 150, 9 6 150, 150 डिग्री होता है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है 150 डिग्री आपके पास निकल आएगी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि टू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट √10n, और व्हेन एक्टिंग एट 60 डिग्री प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट 13 फाइंड द टू फोर्सेस। ओके, तो आपने कहा कि दो फोर्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है राइट एंगल पर, तो रिजल्टेंट कितना देते हैं, √10n। अगर वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना देते हैं, √13n। तो दोनों फोर्स को बताओ। तो मान दें लेट द फोर्सेस आर P एंड Q, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, और हमने कहा कि थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो आपके पास R जो हो जाएगा वो हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बाकी 0 हो गया। और हमने कहा ये R कितना है, ये R है √10 न्यूटन है, तो n हटा दें, 10 √10 है। तो यहाँ से अगर हम कहेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू आपको 10 मिल गई। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि सेकेंड कंडीशन ये कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 60 कर दें तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। तो अब की बार रिजल्टेंट मान लो S है, तो अब की बार क्या किया आपने, किया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। और कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी P स्क्वायर Q स्क्वायर 2 टाइम PQ पावर हाफ, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये हो जाएगा √13 P स्क्वायर Q स्क्वायर PQ, ठीक है। स्क्वायर अब इसको करोगे 13 P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस PQ। अब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना है, 10 है। तो ये हो जाएगा 13 बराबर 10 प्लस PQ। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो P और Q कितना हो गया, 3, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप खुद ही देखें, एक तो हिट एंड ट्रायल से हम सोच सकते हैं कि P और Q कौन सी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो एक इंट्यूशन ये कहता है कि P की वैल्यू अगर 1 हो और Q की वैल्यू अगर 3 हो तो दोनों का प्रोडक्ट 3 होगा। लेकिन यहाँ पर Q स्क्वायर हो जाएगा 9, P स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 9 + 1 10 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 3, या P की वैल्यू 3 Q की वैल्यू 1, आप ये वैल्यू ले सकते हैं। तो आपके पास जो दो फोर्स होंगे उन दो फोर्सेस की इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है P, दूसरा है 2P, एक्ट ऑन रिजिड बॉडी व्हेन द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 100 न्यूटन एंड द सेकेंड फोर्स इज डबल्ड, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन अनचेंज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की। यहाँ पे देखो आखिरी में आते आते बात हुई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की। आखिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, अल्फा की बात हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं अल्फा जो है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि पहला फोर्स इंक्रीज होता है 100 और फिर दूसरे वाले को डबल कर देते हैं, तो कैलकुलेट P। यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। अब अगर हम R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का टर्म का इस्तेमाल करें, तो यहाँ थीटा की बात हो रही है जो फोर्सेस के बीच की दूरी है। लेकिन हमसे कहा गया अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट को हम अगर हम अल्फा कांस्टेंट को रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर किस टर्म का इस्तेमाल करेंगे, हमको एक ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें अल्फा कांस्टेंट हो, अल्फा आता हो। तो हमने पढ़ा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2
कॉस थीटा, ये होता है। हमसे क्या कहा गया है, एफ, अब यहाँ पर F1 की वैल्यू P है, F2 की वैल्यू 2P है, तो हमारा टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा, F2 हो जाएगा 2P साइन थीटा, ओके, और F1 कितना हो जाएगा, P प्लस 2P कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अगले, व्हेन द फर्स्ट इज इंक्रीज बाई, अब आप कहोगे लेट P इज इंक्रीज बाई P प्लस 100, इंक्रीज बाई 100 एंड द सेकेंड फोर्स इज डबल्ड, तो F1 जो है वो अब हो गया P प्लस 100 और F2 जो है वो हो गया है डबल्ड। तो पहले ही ये 2P था, अब ये 4P हो गया है, अब ये आ गया आपका 4P। तो हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपके पास फिर से टेन अल्फा ही निकालोगे क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो F2 कितना है, F2 है 4P साइन थीटा अपॉन F1 है P प्लस 100 प्लस F2 कितना है 4P कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि टेन थीटा सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा इज इक्वल टू 4P साइन थीटा अपॉन P प्लस 100 प्लस 4P कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2P 4P से कैंसिल 2 आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, P प्लस 100 प्लस 4P कॉस थीटा इज 2P प्लस 4P कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4P कैंसिल हो गया और आपके पास आ जाएगा 100 बराबर 2P माइनस P, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन। तो इस तरह से प्यारो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, 100 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी P की। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, और ये हमारा यहाँ पर, अब यहीं पे हम लोग रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे हम रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, हमारे पास जो फोर्स हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है।